नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी की नाइंसाफी इस बार उसी पर भारी पड़ने जा रही है क्योंकि उसकी नाइंसाफी से उसके साथी उससे बिदक रहे हैं। और बीजेपी की इस नाइंसाफी का नतीजा ये होने वाला है कि एनडीए को इस बार महाराष्ट्र और बिहार इन दो राज्यों में बड़ा झटका मिल सकता है। महाराष्ट्र में जहां राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो वहीं बिहार में पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। और क्या होगा इन उलटफेर का नतीजा, ये तो अब हम सबको अंदाज लग ही रहा है क्योंकि 400 पार सीटों का दावा करने वाले मोदी जी पर इस बार उनकी ही जो नाइंसाफी है, उनकी ही जो चाल है, उनका ये जो स्वार्थ का जो तरीका है कि जब तक किसी से काम बनता है उसको साथ में रखो और जहां काम निकल गया उसको हटा दो। तो ये जो यूज एंड थ्रो की जो पॉलिसी मोदी जी ने अपनाई हुई है जब से वो सत्ता में आए हैं उसके बाद से, तो अब ये उनके साथियों पर भारी पड़ते जा रही है और उनके साथी भी अब ये समझ रहे हैं कि अगर इनका साथ हम देते रहे तो एक दिन खुद को हमें नुकसान होगा। बिहार में कल जिस तरह से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ उसके बाद ये नाइंसाफी खुलकर सामने आ गई क्योंकि इसमें जेडीयू और बीजेपी, इसमें बीजेपी ने 17 सीटें अपने पास रखी, जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हुई कि चिराग पासवान को तो बीजेपी ने 5 सीटें दी हैं, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस को ठेंगा दिखा दिया है। जी हां, वही पशुपति पारस जिन्होंने एनडीए का साथ दिया था, जिन्हें मोदी ने अपने साथ उनके 5 सांसदों के कारण रखा था और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया था, लेकिन इस बार उनकी झोली खाली रह गई है। तो पशुपति पारस ने इसे बहुत बड़ी नाइंसाफी अपने साथ बताया है और उसके साथ ही दुखी मन से उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने, आइए सुन लेते हैं। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। ईमानदारी, लगन, वफादारी, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो राजनीति में कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं और इस समय ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस जो हैं वो इन्हीं शब्दों के बोझ तले दब चुके हैं। मोदी जी ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा छोड़ रहे हैं। हालांकि मोदी की उन्होंने तारीफ की क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने लिए कोई गुंजाइश शायद सोच रहे हो कि हो सकता है उन पर तरस खाकर उन्हें कोई सीटें मिल जाएं। लेकिन अभी तक का जो बीजेपी का पिछला इतिहास है या कहीं मोदी जी का जो पिछला इतिहास है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि वो अपने साथियों पर किसी तरह की नरमी बरतेंगे। जहां उन्हें सत्ता में फायदा दिखता है वहीं वो उन्हें लोगों को अपने साथ करते हैं और जहां उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई फायदा नहीं होना है तो दूध में मक्खी की तरह वो निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। और अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी इस समय एनडीए में सीटों का बंटवारे को लेकर बड़ी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो मुखिया हैं और बाला साहब ठाकरे के भतीजे, जिन्हें एक समय ये माना जाता था कि अब शिवसेना की कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथों में कमान आई तो फिर राज ठाकरे अलग हो गए, उन्होंने मन से खड़े कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार के चुनाव में वो अपने लिए गुंजाइश तलाश रहे हैं और आज वो मुंबई से दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी के नेताओं से भेंट की और ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में 2 सीटें दक्षिण मुंबई की और शायद शिरडी की उनको मिल सकती हैं।
राज ठाकरे को 2 सीटें मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें एकनाथ शिंदे का क्या होगा, अजीत पवार का क्या होगा। ये जो 2 साथी जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर बगावत करके फूट डालकर बीजेपी के कहने पर जो बीजेपी के साथी बने, लेकिन अब उन्हें कम में संतोष करने कहा जा रहा है और वहीं दूसरे लोगों को अब जोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी का ये जो खेल है, एनडीए में पूरी तरह से कब्जा करने की ये जो बीजेपी की नीयत है, क्या इससे इस बार बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्या बीजेपी को और एनडीए को महाराष्ट्र और बिहार में नतीजों में उलटफेर देखने मिल सकती है? क्योंकि अभी मुंबई में परसों तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि इस बार बिहार में नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। एक बार तेजस्वी यादव की ये बात भी सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। पटना से मुंबई तक तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि इस बार चौंकाने वाले नतीजे हम ला कर देंगे, ये बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। और अब ऐसा लग रहा है कि खुद बीजेपी अपने स्वार्थ में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ आज खरी खरी में चर्चा के लिए हाजिर हैं। अमलेंदु जी नमस्कार। इस समय जो चल रहा है सियासत में, जो बड़ा उलटफेर चल रहा है चुनाव के पहले सीट बंटवारे को लेकर, जहां इंडिया को तो खूब घेरा जा रहा था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एनडीए में बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे रही है और इस फूट की बिहार इन 2 राज्यों में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या बीजेपी का खेल खराब होगा अमलेंदु जी? देखिए समित्रा जी, जो परिस्थितियां सामने बन रही हो, जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही हो, भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयरिंग का जिस तरीके से घोषणा होती जा रही है, उससे अब ये समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जाल बुना था दूसरों के लिए, उस अपने बुने जाल में ही भारतीय जनता पार्टी स्वयं फंसती हुई चली जा रही है। बिहार और महाराष्ट्र दोनों बड़े राज्य हैं और जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100% सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में आई थी। भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, एनडीए को। बिहार में 40 में से 39 सीटें थी और वहाँ महाराष्ट्र में भी उनके पास 48 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 70 शिवसेना के पास थी। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से इन 2 बड़े राज्यों में चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई खासतौर से इन बड़े राज्यों में, वो भारतीय जनता पार्टी के अब गले जाकर कर पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की चीज़ें की, खासतौर से बिहार में जिस तरीके से पहले एलजेपी को तोड़ा उन्होंने, और एलजेपी को तोड़ करके चिराग पासवान जो स्वयं को मोदी जी का हनुमान कहते थे, उनके साथ एक तरीके से अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। और लोगों ने, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से रामविलास पासवान का फोटो जो था वो सड़क पर पड़ा हुआ था और चिराग पासवान का सामान जो था वो सड़क पर पड़ा हुआ था। ये सारी दुनिया ने जो था वो अच्छे तरीके से देखा। हालांकि वो अपने को मोदी जी का हनुमान कहते रहे और उन्होंने उन्हीं की पार्टी तोड़ दी। उनके 5 सांसदों को लेकर के अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी की बनवा दी और पूरे समय जो सरकार चलाई, और चिराग पासवान जो थे वो बाहर से खड़े हुए तमाशा देखते रहे और उनके चाचा जो थे वो वहाँ मंत्री बने रहे। तो ये तो था चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब वही खेल जो है और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब चिराग पासवान के पास जो है शायद ज़्यादा ताकत है और पशुपति कुमार पारस जो हैं उनके पास शायद कम शक्ति बची है। तो अब उन्होंने वही खेल जो चिराग पासवान के साथ किया था, आज वही खेल उन्होंने पशुपति कुमार पारस के साथ किया। लेकिन यहाँ समिता जी देखने वाली स्थिति ये है कि एक समय में बेचारे जो थे वो चिराग पासवान थे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने छल जो था वो चिराग पासवान के साथ किया था, तो चिराग पासवान एक समय में बेचारे समझे जा रहे थे। आज बेचारे जो हैं वो समझे जा रहे हैं पशुपति कुमार पारस, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस के साथ जो है वो छल किया है। और पशुपति कुमार पारस आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिस बुझे मन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा और कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। हालांकि उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, लेकिन वो मोदी जी की तारीफ करना एक अलग मसला है। उनके जो ट्विटर का बायो है अभी भी उस पर मोदी का परिवार लिखा हुआ है। पशुपति कुमार पारस मोदी का परिवार अभी तक है, लेकिन वो कितनी देर में हटता है ये देखना होगा, चूँकि खबरें ये आ रही हैं कि पशुपति कुमार पारस आज शाम को जाकर के पटना में लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हैं और शायद इंडिया की तरफ से उनको कुछ ऑफर कर दिया गया है कि वो जाकर के हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ लड़ें। इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। अब ये कितनी सच है कितनी गलत हैं ये शाम को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक ये है। दूसरा ये है कि पशुपति कुमार पारस का थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, इंटरव्यू उनका था, और वो कह रहे थे कि 543 सीटों पर उनकी दलित सेना उसका आधार है और उन्होंने 40 सीटों पर अपने लोकसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी थी। ये वो अपने इंटरव्यू में कहते हुए बताया
याद है पशुपति कुमार पारस। अब जिन 543 सीटों पर बता रहे थे पशुपति कुमार पारस की उनका आधार है और दलित सेना उनका संगठन है, तो देखिए एक तो ये है कि पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के समय से ही बिहार की सारी राजनीति रामविलास पासवान की पशुपति कुमार पारस संभालते रहे थे। तो पशुपति कुमार पारस का वहाँ कार्यकर्ताओं में तो एक तरीके से कहा जाए कि आधार है, लेकिन जनता का आधार कितना ये अब देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि अभी तक जो था समझा जा रहा था कि चिराग पासवान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और चाचा ने जो चिराग पासवान के साथ धोखा कर दिया है, तो वो अभी सिंपैथी एक तरीके से चिराग पासवान के साथ में थी। लेकिन क्या ये सिंपैथी अब चिराग पासवान के साथ रहेगी, अब ये देखना होगा, क्योंकि जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी छल करती है ये सिंपैथी उसके साथ चली जाती है। तो बिहार में ये स्थिति अब जो है वो पशुपति कुमार पारस के साथ में है, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। दूसरे एक और जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर से कहा जाए कि वो उपेंद्र कुशवाहा, वो भी 3 सीटें मांग रहे थे और उनको 1 सीट दी गई है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे और अभी तक उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई भी बयान, कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो उस उपेंद्र कुशवाहा वहाँ क्या खेल करते हैं भाई, 1 सीट से ज़्यादा तो उनको इंडिया गठबंधन वहाँ दे ही देगा। और उपेंद्र कुशवाहा की इतनी तो हैसियत है, जिसके साथ जाएंगे उसके साथ जाकर के 1 या 2 सीट खुद लेकर के आ सकते हो, जिसके साथ जाएंगे उसको लाभ पहुँचा सकते हैं। दूसरा ये कि उपेंद्र कुशवाहा की जो जाति है वो नीतीश कुमार की जाति से उसकी ज़्यादा आबादी बिहार में समझी जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर पलटी मार जाते हैं चाचा नीतीश कुमार की तरीके से, क्योंकि अभी तक तो पलटी नीतीश कुमार मारते रहे थे। मेरी उनकी पशुपति ये इनके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक नेता हैं, उनसे भी 2-3 दिन पहले बातचीत हो रही थी, तो वो बड़े बुझे मन से कह रहे थे कि देखिए हमने नीतीश कुमार की वजह से पहले एनडीए छोड़ा था, फिर नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, हमने अलग पार्टी बनाई थी, फिर अब जो है हम अभी फिर छोड़ के आए नीतीश कुमार को और एनडीए में हम शामिल हुए, अब नीतीश कुमार फिर वहाँ आ गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि हमको वहाँ क्या सम्मान मिलता है, हमारे साथ क्या बर्ताव होता है, उसके बाद कुछ फैसला होगा। तो अब आप समझ सकती हैं कि अब क्या फैसला होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी जो वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो पहले दावा कर रही थी, जिस समय नीतीश कुमार गए थे पलटी मार करके कि हम 40 की 40 सीटें बिहार से जीत करके आएंगे, आज क्या भारतीय जनता पार्टी ये दावा करने की स्थिति में है कि उसका एनडीए गठबंधन होने के बाद भी उसको पिछली बार जो सीटें मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। नीतीश कुमार उसको कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, चिराग पासवान उसको कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। इसी तरीके से एक तीसरे जो सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के हैं मुकेश सहनी, जिनकी वीआईपी पार्टी थी, जब विश्वास मत का मत चल रहा था उस समय उनका कहना था कि हम तो ना 3 में रहे ना 13 में रहे, क्योंकि उनके जो 3 विधायक थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा दिया, तो उनके पास विधायक भी बचा ही नहीं। तो उन मुकेश सहनी के हाथ भी कुछ नहीं लगा है। मुकेश सहनी भी जो है उनकी जाति का वहाँ आधार है, और गंगा किनारे जो है जितने भी गंगा की खादर कही जाती है, यानी गंगा किनारे की जो ज़मीन है उसमें उनकी जाति का एक अच्छा खासा प्रभाव है, हरिद्वार से लेकर के हुबली तक। तो ये जो उनकी जाति का जो प्रभाव है, तो वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, चूँकि उनको सीट भी कोई नहीं मिली और विधानसभा में भी उनका कुछ नहीं बचा, तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के जिस ये चीज़ें हुई हैं, ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले लड़ती तो भी मुझे लगता है उतनी सीटें जीत करके लेके आ पाती जितना इस बने हुए एनडीए में लेकर के आएगी। अब वो क्या लेके आएगी क्या लेके नहीं आएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन जो फिलहाल विश्लेषण किया जा सकता है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में खेल खराब हो चुका है। और महाराष्ट्र में भी हम आगे जब चर्चा करें तो समझेंगे महाराष्ट्र में भी किस तरीके से खेल खराब हो रहा है, लेकिन बिहार से भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो चुका है। और यहाँ से एनडीए को जो 39 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी, वो 39 में क्या दहाई भी पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा नुकसान में दिखाई पड़ रही है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने लिए एक जो दूसरों के लिए कहा जाए कि जो जाल बुना था, उसमें उस बुरे जाल में भारतीय जनता पार्टी स्वयं फंसती दिख रही है और उसका खेल खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर मित्रा जी। जी अमरेंदु जी, क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो खेल खराब हो चुका है, तो इसमें ज्यादा बड़ा हाथ खुद बीजेपी का ही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप याद करिए, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार पहुंचने वाली थी, तो उसके ठीक पहले नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करवा लिया था बीजेपी ने, और उसमें चर्चा यही थी कि लोकसभा चुनाव में राज्य की सत्ता को अब बीजेपी अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि मनमाने खेल कर सके। लेकिन अब ये जो है बीजेपी के खेल उस पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी छवि जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। लोग अब ये समझ, तेजस्वी यादव तो बार बार ये विधानसभा से लेकर मुंबई की रैली तक उन्होंने ये कहा कि मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, एक बार वो नीतीश कुमार की गारंटी लेकर बता दें कि अब वो पलटेंगे नहीं। और इस बार जब वो ये ऐसी बातें बोलते हैं
तो सामने बैठे लोग हंसते हैं। मतलब नीतीश कुमार अब एक मजाक का विषय बन गए हैं बिहार की राजनीति में। और ये बड़ी अशोभनीय बात है कि एक जो मुख्यमंत्री है इसका ओहदा इतना ऊंचा होता है, लेकिन उस पर विश्वास जो है, रंजमात्र भी जो है जनता को नहीं है। और इस बार बीजेपी इसी खेल में फंसेगी, क्योंकि उसने नीतीश कुमार को अपने साथ शामिल कर लिया। जिस चिराग पासवान को लगातार उपेक्षित किया, उन्हें अब अपने साथ ले लिया। और राजनीतिक विश्लेषक अभी ये चिराग पासवान की तारीफ में जुट चुके हैं। अभी ये पूरी खबरें इस तरह से आने लगी हैं कि चिराग पासवान को उनके सब्र का नतीजा मिला, संतोष का फल मीठा होता है, इस किस्म की बातें होने लगी हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस के साथ अभी सिंपैथी वेव जा सकती है, क्योंकि रामविलास पासवान ने अपने रहते हाजीपुर से पशुपति पारस को खड़ा किया था। इसका मतलब उनका भरोसा उन पर था। जमुई से चिराग पासवान थे, लेकिन अब, और चिराग पासवान ने खुद कहा था कि मैं जमुई कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब चर्चा है कि वो हाजीपुर से लड़ सकते हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस उन्हें क्या चुनौती देंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हम रामविलास पासवान की बात यहाँ कर रहे हैं। उन्हें मौसम विज्ञानी कहा जाता था राजनीति में, क्योंकि वो जिसके साथ हर सत्ता में वो भागीदार हो जाते थे किसी न किसी तरह, और हर किसी का विश्वास वो हासिल कर लेते थे। और उसके बाद जनता का भरोसा भी उन पर बना हुआ था, क्योंकि पासवान वोटों की अच्छी खासी संख्या जो है बिहार में है। लेकिन अब चिराग पासवान और पशुपति पारस, क्या इन दोनों के बीच में जो बिहार के ये मेरा ख्याल है 5.3% वोट जो है पासवान समुदाय के हैं, अब ये दोनों में क्या बट जाएंगे? और एक और अहम सवाल ये है कि पशुपति पारस के पास इस समय कहा जा रहा है कि कोई जनाधार नहीं है। 5 सांसद उनके पास थे, लेकिन अब वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ शामिल करके, इंडिया गठबंधन को क्या हासिल होगा, या उन्हें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनका अगर कोई जनाधार नहीं है, और दूसरी बात जो एनडीए से छोड़ के आए वो हमारे साथ आ जाए, क्या ये रणनीति इंडिया गठबंधन को अपनानी चाहिए? देखिए, अब ये तो रणनीति के स्तर पे बात है सविता जी की, किसको साथ लेना चाहिए, किसको साथ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब दूसरों को आकर के तुरंत साथ ले सकती है कि आप कल छोड़ करके आइए और आकर के आज आप शामिल हो जाइए। कल तक जिस चिराग पासवान को आप पूछ नहीं रहे थे, जो चिराग पासवान आपकी मंच की रैली पे नहीं थे और पशुपति कुमार पारस आपके मंच की रैली पे थे, मोदी जी की रैली में, आप उन पशुपति कुमार पारस को 0 कर देते हैं और चिराग पासवान को आप 5 सीटें दे देते हैं। तो ये तो किसको किससे लाभ हो रहा है ये उसका है। चूंकि अब देखिए, ये जो चुनाव है, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए करो या मरो वाली स्थिति एक तरीके से है। तो दोनों के सामने ये है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आता है और कौन जो है वो फायदेमंद हो सकता है। तो पूरी रणनीति इसके ऊपर आधारित है। तो इंडिया गठबंधन भी इसी रणनीति पर काम करेगा कि उसको किससे फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए अगर पशुपति कुमार पारस जो है वो चिराग पासवान के खिलाफ जाकर के लड़ जाते हैं, और एक सिंपैथी जो है वो पशुपति कुमार पारस के साथ होती है कि चूंकि उनके साथ छल हुआ है और आपने जो है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, जिस समय आपको आवश्यकता थी उस समय आपने पशुपति कुमार पारस का इस्तेमाल किया, और जब कुछ देने का समय आया तो आपने उनके साथ जो है छल कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहावत कही जाती है, जो कि एक कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू वाले उनके डिब्बे पर लिखा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे सहयोगियों के साथ ये करती रहती है, कभी एक के साथ छल करती है, कभी दूसरे के साथ छल करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव है अपने सहयोगियों के साथ छल करना। तो वो उन्होंने छल किया है। तो पहले उन्होंने चिराग पासवान के साथ छल किया, अब उन्होंने जो है वो जाकर के पशुपति कुमार पारस के साथ छल किया। लेकिन ये बात आ चुकी है कि अब छल जो है किया गया है। अगर ये कसीदे काढ़े जा रहे हैं कि चिराग पासवान ने बहुत सब्र के साथ काम दिया और चिराग पासवान को सब्र का फल मिला, तो ठीक है, चिराग पासवान को सब्र का फल मिल गया। लेकिन जिसने आपका बुरे वक्त में समय दिया था, आपने उसके साथ छल क्यों किया? पशुपति कुमार पारस के साथ आप ये कर सकते थे भाई ठीक है 5 सीटें हैं, 5 सीटों में आप 3-2 का बंटवारा करते। भाई अभी भी तो पशुपति कुमार पारस के कुछ सांसद चिराग पासवान के साथ चले गए हैं, जाहिर सी बात है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर उनको आप वहां दे सकते हैं तो यहाँ आप उनको कम सीटें भी दे सकते थे। और आपने ही चूंकि विखंडन कराया था उस पार्टी का, आपने ही टुकड़े कराए थे चिराग पासवान की पार्टी के, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के, तो समझौता भी आप भी करा सकते थे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की रणनीति में माहिर है, और उसके बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक विदेशी पत्रिका ने कवर स्टोरी की थी, डिवाइडर इन चीफ, तो डिवाइडर इन चीफ जो है उस पत्रिका को बार बार साबित करते हैं कि वो वास्तव में डिवाइडर इन चीफ है, यानी कि वो देश के अंदर भी डिवाइड करने की रणनीति करते हैं।
अपने सहयोगियों के साथ भी डिवाइड करने की राजनीति करते हैं और पार्टी के अंदर भी डिवाइड करने की राजनीति करते हैं। जनता को तो, देश को तो बांटने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। तो जो आपने डिवाइडर इन चीफ की जो रणनीति थी, तो आपने वो रणनीति जो थी वो यहाँ भी आपने की, तो आप उसको एक भी करा सकते थे अगर आप चाहते। लेकिन चूंकि आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से किसी ना किसी को समाप्त करना है, तो ये आपने समाप्त करने का काम किया। तो अब ये मुझे लगता है कि वो एक तरीके से कहा जाए कि जो लाभ है वो पशुपति कुमार पारस को मिल सकता है। और शायद इंडिया गठबंधन इसी तरफ देख रहा है कि पशुपति कुमार पारस को कहीं जो देकर के सीटें कहाँ लाभ उठाया जा सकता है। देखिए अब स्थिति क्या होगी, जहां भी पासवान वोट होंगे वहां दो धड़े हो गए होंगे, एक पशुपति कुमार पारस के साथ और एक चिराग पासवान के साथ। तो अब जहां भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी कि 5.3% मत जो है वो एक साथ उसके साथ आ जाएंगे, वो उसके साथ अब नहीं आएंगे, वहां डिवीजन होगा। पशुपति कुमार पारस के लोग भी अपनी जगह पर काम करेंगे। और देखिए इस समय केवल ये नहीं होता है कि आप कहाँ जो है काम कर रहे हैं, सवाल ये होता है कि पोलिंग बूथ पे अगर आपका आदमी है तो वो आपको दूसरे पक्ष को जो है वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, यह भी एक रणनीति होती है। तो अब पशुपति कुमार पारस के लोग चिराग पासवान की पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से उन बूथों पे जो नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, यह भी एक रणनीति है। मतलब लाभ तो होगा इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, यह भी एक रणनीति होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना काम खुद खराब किया है, किसी दूसरे से खराब नहीं किया है। और जो उनकी रणनीति रही है अपने ही सहयोगियों के साथ छल करने की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने फिर जो छल किया है उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका साफ नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। जैसा कि आपने भी कहा कि आपने उन नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया है, जिनके ऊपर खुद प्रधानमंत्री भरोसा नहीं कर रहे थे। अभी जो रैली थी जिसमें नीतीश कुमार मंच में मौजूद थे और उसमें कह रहे थे कि अब हम आ गए, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री खुद हंस रहे थे। यानी कि प्रधानमंत्री की हंसी ने जो है खुद ये संदेश दे दिया बिहार की जनता को कि प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो बिहार की जनता किस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करेगी। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है आखिर बिहार में जाकर के। कुल मिलाकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्वमित्रा जी अमरेंदु जी, और ये नुकसान जो है इंडिया गठबंधन जो है महागठबंधन खासतौर पर जो तेजस्वी यादव ने अभी जन विश्वास रैली जो पूरी निकाली, यात्रा जो की, और उसमें उनके साथ जैसा जन सैलाब उमड़ा और राहुल गांधी की यात्रा में जैसा जन सैलाब उमड़ा, इन दो चीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस समय इंडिया गठबंधन मजबूत है। क्योंकि वहां पर अब वामदल भी, इस बार पिछले चुनाव में वामदल साथ में नहीं थे, लेकिन इस बार तो वामदल भी साथ में है और उनका भी एक अच्छा खासा प्रतिशत बिहार में है। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन का पलड़ा जो है वो बिहार में भारी दिखाई दे रहा है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो क्या महाराष्ट्र के नेता यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे नेता क्या अब पशुपति पारस का हश्र देखकर कोई सबक लेंगे? क्योंकि राज ठाकरे को अपने साथ मिलाना चाह रही है बीजेपी, उसके अपने स्वार्थ हैं, ये तो सबसे किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसे में जिन लोगों ने अपनी पार्टियों से दगा देकर जो लोग इधर आए, क्या अब उनके साथ भी कोई बड़ा खेल हो सकता है, खासकर एकनाथ शिंदे के साथ? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से उनकी कभी खास बनी नहीं, मराठा आरक्षण से लेकर अभी राज ठाकरे के साथ भी उनके कोई अच्छे इक्वेशन नहीं रहे हैं। अब क्या एकनाथ शिंदे इस बात से सहज होंगे, ठाकरे रहेंगे? और अजीत पवार क्या करेंगे? क्योंकि अजीत पवार के छोटे भाई ने कल भरी सभा में कहा कि आप शरद पवार को आपने बूढ़ा कहा, ये कहा, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं, और मतलब उन्होंने शरद पवार के साथ अपनी निष्ठा दिखाई। तो जब एक ही परिवार में इस तरह टूट पड़ती है तो हम ये देखते हैं कि जो छोड़कर जाता है लोग उससे चिढ़ जाते हैं, खासतौर पर जो घर के बुजुर्गों का अपमान करके जाता है। तो यहाँ पे तो चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें या अजीत पवार की बात करें, क्या अब उन दोनों को बीजेपी से संभल कर रहने की जरूरत है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि दोनों संभल के चल भी रहे हैं। बीजेपी से जो चीज़ें सब सामने आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि एकनाथ शिंदे भी अब बीजेपी से बहुत खतरा भांप चुके हैं और अजीत पवार भी समझ चुके हैं कि मामला कुछ खराब हो चुका है। चूंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को निपटाने की कोशिशें की हैं, भाई एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही विभाजन करवाए, और एक तरीके से कहा जाए कि दबाव की राजनीति के तहत जो आरोप हैं वो आरोप ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ही दोनों की मूल पार्टियां दोनों के पास आ गई। यानी अजीत पवार के पास शरद पवार की एनसीपी आ गई और एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे की शिवसेना आ गई। लेकिन असली बात यह है कि पार्टियां तो आपके पास आ गई, चुनाव चिन्ह तो आपके पास आ गए, लेकिन क्या मतदाता भी आपके साथ आ पाया? वो मतदाता आपके साथ नहीं आया।
ठीक यही जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनाई है, मुझे लगता है कि वही रणनीति भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में अपनाना चाहती है। वो जिस तरीके से राज ठाकरे को लेकर के आ रही है, एकनाथ शिंदे के मुकाबले राज ठाकरे जाहिर सी बात है कि बाला साहब ठाकरे के वारिसों के ज़्यादा नज़दीक आते हैं, उनका खून है एक तरीके से। एकनाथ शिंदे जो है उस तरीके से उद्धव ठाकरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हालांकि राज ठाकरे भी जो हैं वो एक तरीके से फूका हुआ कारतूस जिसको कहा जाता है, कहावत है, वही साबित हुए अब तक, चूंकि वो भी उद्धव ठाकरे के विरोध में ही जो थे वो शिवसेना से अलग हुए थे और उद्धव ठाकरे को नुकसान कोई नहीं पहुंचा पाए। और बाला साहब ठाकरे के रहते हुए थे वो उद्धव ठाकरे वो एक तरीके से वारिस बाल ठाकरे के बन चुके थे। तो आज भी शिवसेना का जो मतदाता है या शिवसेना का जो कार्यकर्ता है वो उद्धव ठाकरे के साथ है और जनता भी उद्धव ठाकरे के साथ है। मन से जो है या राज ठाकरे जो कुछ क्षेत्रों में जाकर के अपने कुछ कार्यकर्ताओं के बल पे वो तोड़फोड़ कर सकते हैं, लेकिन उनको जनता का समर्थन होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ पहुंचा पाएंगे, इस स्थिति में जो है वो राज ठाकरे दिखाई किसी भी हाल में नहीं पड़ते हैं। पिछले चुनाव में राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रैलियां करते घूम रहे थे, आपको याद होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के बहुत अशोभनीय टिप्पणियां जिसको कहा सकता है वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज अगर वो जाते भी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ये एक सिर्फ बता सकती है कि साहब उनके साथ राज ठाकरे आ गए हैं, उद्धव ठाकरे का भाई हैं और बाला साहब की लीगेसी जो है उन्होंने तोड़ के अपने साथ कर लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे कोई मदद पहुंचा पाएंगे वो नहीं लगता है। इसका परिणाम क्या होगा कि जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ में लाकर के आप जो थोड़ा बहुत भी आपके पास लोग होते जो आप उनके साथ कोशिश करते वो भी अब आपसे बिदक जाएंगे। एक तरफ तो आप जो शिवसेना के 17 सांसद थे उनमें ऐसे आप शिवसेना को अब कम देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा लड़ना चाहती है, इधर राज ठाकरे को भी लेकर के आ रहे हैं। अजीत पवार के विषय में आपने बता ही दिया कि उनके भाई ने कल किस तरीके से खुल करके अजीत पवार की जो थी वो मजम्मत की, और यहाँ तक मतलब बताया जाता है कि उन्होंने एक तरीके से घोषणा कर दी कि वो सुप्रिया सुले के जो है साथ रहेंगे, यानी कि सुनेत्रा पवार जो लड़ेंगी जो वहाँ से बारामती से, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रिया सुले के साथ परिवार होगा और अजीत पवार की पत्नी जो है वो अकेली खड़ी होंगी, अजीत पवार अकेले खड़े दिखाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय इनको अपने ऊपर ढोएगी कि इनकी ऊपर सवारी करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने जो महाराष्ट्र के अंदर संकट आ रहा है, और महाराष्ट्र भी वो राज्य है शर्मिष्ठा जी जहाँ से 48 में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं पिछले लोकसभा चुनाव में। अब वहां किस तरीके से क्या एकनाथ शिंदे 15 सांसद जिता के लाने की स्थिति में है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में है? जी, एक सवाल ये भी है कि पिछले जो चुनाव से और इस चुनाव में एक बड़ा फर्क ये है कि इस बीच महाराष्ट्र की जनता ने 2 बड़े दलों में 2 बड़ी बगावत देख ली, वो भी बीजेपी के कारण। पिछले बार जब चुनाव लड़े थे तो एकनाथ शिंदे ने तब तक बगावत नहीं की थी, यानी शिवसेना, इवन उद्धव ठाकरे भी जो थे वो साथ में थे, तो शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे। लेकिन अब शिवसेना अलग हुई और शिवसेना में भी 2 धड़े हो गए और एक धड़ा जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। एनसीपी ने तो अलग चुनाव लड़ा ही था कांग्रेस के साथ मिलकर, लेकिन अब जो है एनसीपी में भी 2 गुट हो गए हैं। और अभी हम जो देख रहे हैं कि अजीत पवार ने किस तरह से अभी भी वो अपने चाचा का नाम छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग गई कि भाई आप अपने चाचा का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी ये पता है, इसी तरह एकनाथ शिंदे को भी पता है। कल जो परसों शिवाजी पार्क में रैली हुई तो एकनाथ शिंदे ने इसको काला दिवस बताया और ये कहा कि इसी शिवाजी पार्क से बाला साहब ठाकरे ने वो किया था। तो वो बाला साहब का नाम वो नहीं छोड़ पा रहे, ये शरद पवार का नाम नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन साथ इनको चाहिए बीजेपी का, जो इस समय उन दोनों के साथ नहीं है। तो एक ये महाराष्ट्र में बड़ा फर्क यह है कि 2019 और 2024 के बीच में कि जनता ने यह देख लिया है कि बीजेपी ने 2 दलों में बड़ी फूट डलवा दी है और बीजेपी इसी तरह से काम करते हुए आगे बढ़ती है। और मोदी जो है वो बार बार परिवार की बात करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो आपने कहा भी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और ठगने की शुरुआत ये अपने घर से ही करते हैं। आप याद करिए लाल कृष्ण आडवाणी, चाहे उमा भारती, हम ये तमाम लोगों के नाम, इवन अभी जो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन या गौतम गंभीर, इन सब लोगों ने जो जिस तरह से राजनीति से किनारा किया है, उसमें कहीं ना कहीं अमलेंदु जी क्या ये वो देख रहे हैं कि मोदी के रहते और किसी के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली, या तो खुद वो सही समय देखकर अलग हो जाएं या उन्हें अपमानित करके अलग होना पड़ेगा। ये क्या यही रणनीति है मोदी की, यही चाल है? लेकिन निश्चित तौर पे मोदी जी की जो रणनीति है वो अपनों को भी अपमानित करने की है और दूसरों को भी अपमानित करने की है। जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा था कि वे मोदी जी मेरे भी हर बात को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और एक तरीके से कहा जाए कि अपमानित करने का काम करते हैं। वही मोदी जी का काम जो है वो अपने लोगों को भी अपमानित करने का है, वो सिर्फ राहुल गांधी को ही अपमानित करने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की राजनीति आज चल रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझी जा सकती है जो आज से 10 साल पहले थी या 15 साल पहले थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी पार्टी यानी नमोपा में बदल
बदल चुकी है। तो ये बात सब समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे करके देखिए, सिर्फ आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी या उमा भारती ऐसे ही नाम नहीं है, बहुत से नाम ऐसे हैं। कलराज मिश्रा को भी आप उसमें ले सकती हैं, आप कल्याण सिंह को उसमें ले सकती हैं। अनंत कुमार जो थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो केंद्रीय मंत्री रहे थे और उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया, वो मांग नहीं थी, कर्नाटक वाले, महाजन भी, उनका नाम लिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से छल किया है, और ये सारे वो लोग थे जिनका भारतीय जनता पार्टी को भाजपा बनाने में बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी को बनाने में कोई योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री जो थे वो एक साधारण कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, और बिल्ली के भाग से छीका टूटा, गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 2002 के राइट्स हो गए, और उसमें प्रधानमंत्री की अकर्मण्यता कह लीजिए या निष्क्रियता कह लीजिए, जो भी थी, या उनकी जो विपक्ष आरोप लगाता है कि साहब उनके उसमें शय थी, जो भी हो, मुझे लगता है कि वो अकर्मण्यता ज़्यादा थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकर्मण्य के रूप में ही उससे पहले जाने जाते थे। उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था, और विपक्ष की कुछ कमजोरियाँ, कुछ NGO की आप कह सकती हैं कि जो रणनीति थी, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो मोदी बन गए। तो उसका उनको जाकर के लाभ मिला। तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाने में मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। जमीन से ऊपर लेकर के आने में अटल जी का, आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का, तमाम लोगों का जो योगदान है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भुलाया है, और अब कहीं आपको अटल जी के और आडवाणी जी के पोस्टर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं उनके छोटे से चित्र भी लगे हों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय तो नजर आते हैं, पता नहीं वो क्यों नजर आते हैं, वो भी कब गायब हो जाएंगे, सिर्फ मोदी जी अकेले नजर आएंगे, वो देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से अपने इन स्टारवर्ड्स को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया, और मोदी जी ने उनके साथ जिस तरीके से छल किया, एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो सारी स्थिति अब दूसरों के साथ भी है। तो ये जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्षों में देखने को मिली है, और हर जगह मोदी जी, अब मोदी जी कहते हैं कि मैं लौट करके आऊँगा, नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी लौट करके आई, वो कहते हैं मैं लौट करके आऊँगा। तो यानी मोदी जी लौट करके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी लौट कर आए चाहे ना आए, तो इसका मतलब यही समझा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में भाजपा कितनी बची है, ये एक अलग का प्रश्न है। लेकिन कुल मिलाकर के जो 2 बड़े राज्यों में बगावत देखने को मिल रही है एनडीए में, और आज तो बिहार से आ गया पशुपति कुमार पारस का त्यागपत्र, क्या अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी जो है वो मोदी जी थैंक्स बोलने वाले हैं? इसका हमको इंतजार करना है। मुझको लगता है 1 या 2 दिन तक हो सकता है कि महाराष्ट्र से भी मोदी जी थैंक्स के नारे जो हैं वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी लगाते हुए नजर आए, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में जाती हुई नजर आए। ये देखने को मिल सकता है। समिता जी अमलेंदु जी, मोदी है तो मुमकिन है, इस समय तो यही कहा जा सकता है। हिंदी में एक शब्द होता है कृतज्ञ, जिसको नाशुक्रा होना कहते हैं। तो उसके तो तमाम मिसालें जो हैं बीजेपी में इस समय दिखाई दे रही हैं। एक ऐसी पार्टी जो किसी समय अपने अनुशासन और चाल चरित्र, चेहरे, इस सब के लिए जानी जाती थी, आज उसकी चर्चा जो है वो हम इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी में जो इस समय जो उसके कर्णधार हैं, वो किस तरह अपने ही साथियों को दगा देते जा रहे हैं, धोखे में रखते जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके उन्हें फेंकते जा रहे हैं। यूज एंड थ्रो, ये बीजेपी की इस समय की पॉलिसी है। और इसका भुगतान जो है पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो अकाली दल, शिवसेना, इधर AIADMK ने तो किनारा पहले ही कर लिया। बहुत सारे बीजेपी के नेता जो है अब उससे किनारा करते जा रहे हैं, और अब आने वाले समय में ये सिलसिला और कितना तेज होगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एनडीए में इस समय बीजेपी की अपनी नीतियों के कारण एनडीए को महाराष्ट्र और बिहार, इन 2 राज्यों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और क्या क्या उलटफेर आने वाले दिनों में होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी, आप हमारे साथ जुड़े आज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।